हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ इनकी वेबसाइट जैसे ये ओपन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, बाइडस्ट्रम स्टील प्रोडक्ट्स। तो बात करते हैं, ये सबको पता ही है कि ये स्टील सेक्टर में काम करती है। स्टील सेक्टर का आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, 2021 और 22 माना जा रहा है स्टील सेक्टर के रहने वाला है और काफ़ी अच्छा इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी जो शेयर का प्राइस है 62.95 पे काम कर रहा है ये लाइव मार्केट में। तो आप देख सकते हैं 2:12 28 दिसंबर 62.95 के आसपास 4.48% की तेज़ी इसके अंदर बनी हुई है। और जो प्रीवियस क्लोज था 60.25 के आसपास था और 861 पर ओपन होता है, 63.10 का हाई बनाता है और ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही है। 60.60 का लो भी ये बनाता है। तो आप देखिए 22 दिसंबर को ये 54.35 के आसपास ड्रॉप हुआ था और उसको भी रिकवर करता हुआ ये काफ़ी आगे निकल गया है। 1 मंथ का देखेंगे तो अराउंड 50 के आसपास ये था। आप 6 मंथ का देखिए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। ऑलमोस्ट 29-30 के आसपास ये ऑलमोस्ट डबल यहाँ से भी हो चुका है। तब भी लोगों को डाउट था कि ये रिटर्न देगा नहीं देगा। तो आने वाला टाइम जो स्टील सेक्टर का था, सेल का था, जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे थे, अभी भी हमारे टारगेट्स इसके 100 से भी ऊपर के बनते हैं और ये यहाँ से भी काफ़ी रिकवर होगा क्योंकि काफ़ी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। आपने देखा होगा टाटा स्टील काफ़ी चला है, JSW स्टील काफ़ी चला है और ऐसे ही सेल का भी काफ़ी चलना माना जा रहा है कि ये 100 क्रॉस करेगा। तो कितने मार्केट कैप की कंपनी अगर देख लेते हैं, 24,886 का इसका मार्केट कैप है। ROCE देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.43% के आसपास का है। ROE देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.43% का है। डेट इसका जो मेजर कंसर्न है, डेट है 47,000 के आसपास का। तो डेट टू इक्विटी रेशो जो बनता है 1.17% के आसपास का डेट टू इक्विटी रेशो बनता है। अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें, जो मैं कह रहा हूँ 100 क्रॉस ये करेगा, तो बुक वैल्यू देखिए 98.4 के आसपास की इसकी बुक वैल्यू है और ये अभी प्राइस पे काम कर रहा है 63 के आसपास। तो ईजिली आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू 0.61 के आसपास इसकी निकल कर आती है। डिविडेंड यील्ड 0 है इसका। तो एक बार चार्ट के ऊपर भी देखते हैं, 200 DMA से ऊपर इसने कामकाज करना स्टार्ट किया जब इसने 34 के लेवल को क्रॉस किया था 2 नवंबर के आसपास। उसके बाद से ये ऊपर बना हुआ है और काफ़ी बुलिश एक मोड में है ये। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ इसकी नज़र आती है। सेल्स जो जून 2018 में से 15,908 के आसपास थी, जो कि एक रेंज में बनी हुई है 16,000 के ऊपर। 16,000 जून क्वार्टर कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ था इनका, तो 16,925 आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसके अंदर आपको नज़र आएगी और ये इनका पिछले कुछ क्वार्टर से हाईएस्ट आपको नज़र आएगा। OPM जो 16% के आसपास था, जरूर इनका घटा है, 11% के इस टाइम काम कर रहा है। जून क्वार्टर में -4 था, बट मार्च में देखिए 40% के आसपास भी आपको नज़र आया था। तो काफ़ी अप डाउन है, बट एक रेंज इनकी बनी हुई है कि ये 10% से ऊपर ये अब मेंटेन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2582 करोड़ का जो हुआ करता था 6400 करोड़ तक पहुंच गया था कोविड से पहले। तो एक अच्छी ग्रोथ थी उसके अंदर। आप मार्जिन देखिए 40%। आप यहाँ पर रिवेन्यू देखिए 16,000 क्रॉस कर गया था पहले से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा हो गया था। तो जून क्वार्टर जो इम्पैक्ट हुआ है तो -400 के आसपास का लॉस आया था और अब अगेन रिकवर होते हुए 1900 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 552 करोड़ से इंक्रीज होकर ये 2600 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। आप देखिए मार्च में, जो कि जून क्वार्टर में माइनस में गया है, -1226 और अगेन ये रिकवर कर रहे हैं 437 के आसपास ये पहुंच गए। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्लान्स हैं जो इंडस्ट्रीज के, उसके हिसाब से काम करेगा तो बिल्कुल इसके अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपेरिजन कर लें तो 43,000 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी, अब देखेंगे 61,000 के आसपास वो पहुंच गई है। मार्च 2019 में ये 66,000 के आसपास थी। OPM देखेंगे जो 20% के आसपास थे, तो ये अभी 17% के आसपास अभी भी काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 8590 करोड़ का हुआ करता था वो 10,265 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 6200
45 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ करता था इनका, वो अब घटकर 2121 करोड़ के आसपास का है, जो मार्च 2019 में 2349 करोड़ के आसपास था, उससे भी डाउन है। बट पिछले कुछ क्वार्टर से आप ईयर से देखेंगे, 3 ईयर से ये जो था लॉस में जा रही थी कंपनी। आप देखिए मार्च 2016 में 4100 करोड़ का था, बट ये लॉस धीरे धीरे कम हुआ है और प्रॉफिट में ये कंपनी आना स्टार्ट हुई है। तो धीरे धीरे फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं और धीरे धीरे ये रिकवर भी हो रहा है। आप देखेंगे कि जो बैलेंस शीट पे डेट भी हम देखेंगे, जो डेट है इसका वो 8691 करोड़ का 2009 में हुआ करता था। तो आप देखिए 45,000 करोड़, उसके बाद 54,000 करोड़ मार्च 2020 में ये पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो सितंबर क्वार्टर में ये 47,000 करोड़ के आसपास का है। तो डेट एक मेन कंसर्न है इनका, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट्स जो हैं कम आ रहे हैं। जो आप देखिए 3300 करोड़ का ये इंटरेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, 3400 करोड़ का यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे खासे आ रहे हैं, बट जो इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इनके डेटर डेज को देखेंगे तो ये भी आपको मार्च 20 में बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो पहले 25 के आसपास ये काम किया करते थे, यहाँ पर भी आपको 52 के आसपास नजर आएंगे। डेटर डेज बढ़ने का मतलब होता है कि आपकी पीछे से जो मनी सर्कुलेशन है वो ठीक ठाक नहीं आ रही है। यहाँ से आपको माल दे रहे हैं और वहाँ से पैसा आपको आता है, वो ठीक ठाक नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या होता है कि आगे रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके लिए लोन पे काम करना पड़ता है और वहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर ये मनी सर्कुलेशन आपका सही हो जाता है, जैसे 25 डेज के आसपास अगेन आ जाता है, तो आपका जो लोन्स हैं वो नहीं लेने पड़ते आपको। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंसर्न है। 52 डेज जो इनका अब इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 75% की जो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है नज़र आता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपर मोटर्स देखेंगे तो 75% की होल्डिंग है। एफआईआई का स्टेक देखेंगे 2.81 से 3.23 हुआ है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है। और एफडीआईआई का जो है हल्का सा रिड्यूस हुआ है। और पब्लिक की होल्डिंग जो है इसके अंदर 8% के आसपास की है। एफआईआई डीआईएच की इसके अंदर होल्डिंग है और गवर्नमेंट की 0.06 है। पब्लिक की जो होल्डिंग है 8% के आसपास की इसके अंदर पब्लिक की होल्डिंग है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 21 दिसंबर की न्यूज़ है। अभी भी इसमें बता रहे हैं सेल्स प्रोस्पेक्टस आर ब्राइट, वो डेट रिडक्शन एंड वॉल्यूम ग्रोथ आर की। जो इसके ऊपर डेट नज़र आती है, एक तो वो कंसर्न है ही है, और सेकेंडली वॉल्यूम्स ये कैसे अब जैसे जैसे सेक्टर इंप्रूव करता है कैसे वॉल्यूम्स देते हैं, क्या सेल्स आती है, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं और क्या नेट प्रॉफिट से निकालते हैं, वो मेन होगा। और प्रोस्पेक्टस काफ़ी ब्राइट हैं सेल के, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है अपनी इंडस्ट्री में और काफ़ी ऊपर जाने के दमखम रखता है। बट डेट जो है मेन इसका एक कंसर्न है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। Sales prospectus has improved after the recent increase in steel demand and realization. The 60% surge in the sharp price since October shows the investors have taken the notice in the improvement. Indeed, the company has already increased its capacity to 18 million ton earlier in FY20. This expansion did not benefit immediately considering the peak steel capacity. इन्होंने जो अपना एक्सपेंशन किया था फाइनेंशियल ईयर 2019 में 18 मिलियन टन के आसपास ये अपनी कैपेसिटी को ले गए थे, बट उसका अभी तक क्योंकि स्टील इंडस्ट्री डाउन चल रही थी कोई इनको बेनिफिट्स नहीं मिला। बट वो उस एक्सपेंशन का अब जैसे जैसे सेंटीमेंट्स अच्छे हो रहे हैं स्टील इंडस्ट्री के, तो अब इनको बेनिफिट्स मिलता हुआ क्लियरली नज़र आएगा और ये बेनिफिट्स धीरे धीरे शेयर प्राइस में भी कन्वर्ट होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सेल टू ब्रिंग डाउन, आप देख सकते हैं ये सेल टू ब्रिंग डाउन डेट टू 40,000 करोड़ बाय एंड ऑफ मार्च 2021, अनिल कुमार चौधरी चेयरमैन। आप ये क्लियर देख सकते हैं कि इनका कहना है स्टेट ऑन स्टील मेकर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑन ए पाथ टू डिलीवर इस बैलेंस शीट एंड इज प्लानिंग टू ब्रिंग डाउन द डेट लेवल्स टू 45,000 करोड़ बाय एंड ऑफ दिसंबर 2020 एंड ₹40,000 करोड़ बाय मार्च 21 फ्रॉम इट्स करंट लेवल ऑफ 50,638 करोड़। तो ये चेयरमैन का कहना है कि हम जो डेट है उसको रिड्यूस करेंगे। अगर कंपनी का फोकस डेट रिड्यूस करने पर आता है तो इनके पहले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं, तो नेट प्रॉफिट्स भी इनको आना लग जाएगा। और लिक्विडिटी अगर अच्छी हो जाती है, कैश फ्लो अच्छे हो जाते हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स भी जो उठा सकते हैं, रेवेन्यूज अच्छे आ सकते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन की जा सकती है। तो डेट पे अब कंपनी का फोकस है कि डेट को किसी तरह रिड्यूस किया जाए और ये बता रहे हैं कि डेट को रिड्यूस किया जाएगा 50,000 से
45,000 दिसंबर एंड में और मार्च एंड तक 40,000 तक इसे लेके जाया जाएगा। और फर्दर भी अगर ये प्लान में है तो ये और भी रिड्यूस इसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो प्रधान है सेल स्टील प्लांट्स की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन हिज रिसेंट विजिट टू सेल्स IISCO एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट हाईलाइटेड द रोल ऑफ दीज प्लांट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन एंड द नोशन। तो आप देख सकते हैं जो दुर्गापुर का सेल का स्टील प्लांट है उसका बताया जा रहा काफ़ी मेन रोल रहेगा और इनके रिवेन्यूज वहाँ से काफ़ी निकल कर आएंगे। बोथ IISCO and Durgapur steel plant of SAIL have an important role to play in the development of the eastern region as well as the nation. Mission Prabodhya eastern region as well as the nation. Mission Prabodhya will facilitate unleashing the true potential in the eastern region. तो उधर का जो भी नेशन का एक डेवलपमेंट है उसके अंदर स्टील अथॉरिटी का काफ़ी रोल रहेगा। जो भी वहाँ की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट करना है, जो रोज़गार देना है, उसके अंदर इसका काफ़ी रहेगा। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुम मैनी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इंपोर्ट्स सब्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग द आत्मनिर्भर भारत। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में, ये 18 दिसंबर की न्यूज़ है, आने वाले टाइम में जो इनके रेवेन्यूज आपको क्लियरली बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेल्स IISCO दुर्गापुर प्लांट टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिशन प्रबोध्या। तो इसके ऊपर आपको बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, इनके रेवेन्यूज बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आएंगे। सरकार का फोकस अच्छा हो गया है, मैनेजमेंट का फोकस अच्छा हुआ है, तो धीरे धीरे स्टॉक आपको रिकवर करता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा। अब हम इसके ऊपर अपनी ट्रेंड लाइंस भी देखते हैं स्टॉक के ऊपर किस टाइप से इस स्टॉक ने रिकवर किया है। तो सबसे पहला तो जो लेवल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था, अब देखिए इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया था तब एक अच्छा मूवमेंट दिया था, जो कि कोई भी चार्ट के ऊपर देख लेता है तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे आया, इस लाइन को दोबारा टच किया, नहीं कर पाया, अगेन इस लेवल से ऊपर गया है। तो लॉन्ग टर्म का अगर हम एक चार्ट देखते हैं और उसके ऊपर ये किस टाइप से काम करता हुआ नज़र आता है उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से लाइन को पिक करते हैं, यहाँ से अगर लाइन को पिक करते हैं तो आप देखिए ये इस टाइप से आपको नज़र आएगा। जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, लॉन्ग डाउन ट्रेंड जो चल रहा था इसका, अब देखिए 2018 के लेवल पर ये 100 रुपये के आसपास ही आपको मिल रहा था, ठीक है। तो दोबारा 100 रुपये के लेवल को ये इजीली अचीव कर सकता है, क्योंकि उस टाइम जो एक तो स्टील सेक्टर की पोजीशन इस टाइप की थी और सेकेंडली सेबी के रूल थे मिड कैप स्मॉल कैप के, उसकी वजह से भी ये शेयर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद ये शेयर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आप देखिए इस ट्रेंड लाइन पर ही इसने 2-3 बार हुआ है और रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद ये डाउन आया है। इस लाइन को जब इसने क्रॉस किया है आप देखिए, उसके बाद इस लाइन पे ही इसने सपोर्ट लिया है नीचे और उसके बाद अच्छा इसने ऊपर का मूव दिखाया है। और सेकंड आप देखेंगे अगर इस लाइन को भी हम एक लगा के देखते हैं यहाँ से, तो इस लाइन के ऊपर भी सॉरी इसको दोबारा लगाते हैं हम, यहाँ से आप लगाइए और इस टाइप से तो अगर इस लाइन को भी आप लगाते हैं तो भी आप देखेंगे कि जब इस लाइन से रजिस्ट हुआ, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना शार्प उसने मूव दिया है इस कैंडल के साथ जब इसने इसको ब्रेक किया। अब देख सकते हैं 3-4 बार इस लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उसके बाद अच्छा ब्रेक दिया है। ये नियर टर्म का है, जो पहले हमने लगाया था वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का था, 2018 से हमने उसको ट्रैक किया था। और अगर आप इसका शेयर प्राइस को देखेंगे किस रेंज के अंदर ये चल रहा है, तो आप देखेंगे ये जो हाई बनाया था इसने और उसके बाद से जो हाई बना रहा है, अब देखेंगे कि इस लाइन को इसने जब ब्रेक किया है, अब देखिए यहाँ से जब इस लाइन को इसने ब्रेक किया है अब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये इसका एक सपोर्ट जो न बनता है 60 के आसपास का, 58-60 के आसपास का, और ये इजीली आपको 100 के लेवल के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 94 के आसपास ये इजीली आपको जाता हुआ नजर आएगा। स्लो ये मूव करेगा और 94-95 के आसपास आपको इजीली जाता हुआ ये नजर आएगा। अब हम एक और सुपर ट्रेंड को भी लगा के देखते हैं कि सुपर ट्रेंड हमें किस टाइप से इंडिकेट कर रहा है।
सुपर ट्रेंड देखेंगे तो आप क्लियर इंडिकेट इसने जो दिया था हमें, वो इंडिकेशन हमें दिया था 35 के लेवल पे 5 नवंबर को इसने इंडिकेट किया था ये अप ट्रेंड में स्टॉक चलना स्टार्ट हो गया है और इसको बाई किया जा सकता है। तो आप देखिए जब इसने अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट किया तो कितने अच्छे लेवल्स इसने दिखाए हैं, और अभी भी ये बता रहा है 52 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर 52 का स्टॉप लॉस ये बता रहा है कि 52 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बिल्कुल बना जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बना जा सकता है 52 के स्टॉप लॉस के साथ। तो जब तक ये 52 को होल्ड कर रहा है, जो इस लाइन को होल्ड कर रहा है, तब तक इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं करना है, आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। स्टील सेक्टर जैसे जैसे इंप्रूव होगा, कंपनी डेट रिड्यूस करेगी, जैसे जैसे फंडामेंटल अच्छे होंगे इसके, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ATR का मैंने लगाया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है कि इसके अंदर भी जब तक क्लोजिंग बेस पे 53.57 इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है, यानी 53.5 के लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसके अंदर आप बने रह सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने भी यहाँ इंडिकेट किया था कि इसके अंदर बना जा सकता है 6 नवंबर को 37.60 जब इसका लो बना था, उसके बाद से ये अच्छे अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर देखिए आप 53.5 का ये स्टॉप लॉस दिखा रहा है कि इसके साथ आप बने रह सकते हैं, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पैराबोलिक सार को भी हम लगा के देखते हैं कि किस टाइप से इंडिकेट कर रही है। पैराबोलिक सार ने भी ऊपर का इंडिकेशन दिया हुआ है और ये इंडिकेट कर रही है 53.585 के आसपास का। तो 52-54 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन इसका बना हुआ है। इसके ऊपर जब तक स्टॉक रहता है आप इसके अंदर बिल्कुल बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। ये 100 भी क्रॉस करता हुआ आपको स्टॉक नजर आएगा। अभी जो रिसेंट करेक्शन हुई है उसके अंदर देखिए एक ओवरबॉट जोन में था स्टॉक, उसके बाद यहाँ से निकला है। कोई भी करेक्शन इसके अंदर होती है, कोई भी डिप ये आपको दिखाता है किसी भी टाइम पर, तो इसके अंदर आप बन सकते हैं और बने रह सकते हैं आगे तक के लिए। ये भी एक कंसोलिडेशन की तरफ एक इशारा कर रहा है MACD। आप देखिए यहाँ पर इसने एक अच्छा क्रॉसओवर दिया था और इसके अंदर बना जा रह सकते थे। यहाँ पे क्रॉसओवर इसने दिया था, तब 34 रुपये का प्राइस था 3 नवंबर के आसपास। उसके बाद देखिए अच्छा इसने मूव दिया है। अब ये करेक्शन की तरफ एक इशारा कर रहा है, तो ये करेक्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है इतना भागने के बाद। तो कोई भी डिप इसके अंदर आता है 60 लेवल के आसपास या 58 के आसपास, तो इसके अंदर बना रह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, कहीं पर वो करेक्शन देता है या ये स्टॉक खुद करेक्शन देता है, तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उनकी क्या एडवाइस है आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ले सकते हैं। इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। जैसे जैसे अगर डाउन आता है, कुछ कंसोलिडेट करता है, जब करेक्शन देता है, बेस बनाता है, तो वहाँ पर इसे धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ से भी आपको अच्छे लेवल्स आगे दिखाने का दमखम रखता है। जैसे जैसे स्टील सेक्टर इंप्रूव करेगा, लॉकडाउन ओपन होंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये अच्छा आपको दमखम दिखाएगा और ट्रिपल डिजिट में भी जाता हुआ आपको दिखाई देगा आने वाले सालों में। ये कोई इंट्राडे के लेवल्स नहीं है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म्स के लेवल्स हैं जो मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये आपको ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ स्टॉक नज़र आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।